नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। एक नया कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। हरियाणा में चुनाव हुए 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, सरकार भी बनी और 4 साल बाद या पौने 4 साल के बाद दोबारा नेताजी मैदान में होंगे और हम अपनी सरकार चुन रहे होंगे। तो हमने कहा कि जब 1 साल से थोड़ा ज़्यादा वक्त हो गया है तो हमारे जितने विधायक जी हैं उनसे हिसाब किताब अब लेने का वक्त आ गया है। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि लोकतंत्र में एक वोटर का काम सिर्फ वोट देना नहीं है। लोकतंत्र सही मामले में सफल तब होगा जब हम अपने मनपसंद सरकार तो चुने, लेकिन उसके बाद लगातार 5 साल तक उस पर नजर भी रखें। तो जब 1 साल से थोड़ा अधिक का वक्त हो गया तो नेता जो विधायक हैं खास करके उनसे हिसाब किताब का वक्त आ गया। आज हम होडल में हैं और होडल से शुरुआत कर रहे हैं। ये होडल कभी किसी ज़माने में हसनपुर के नाम से जाना जाता था। परिसीमन के बाद ये होडल हो गया और रिजर्व सीट हो गया। पिछले कुछ वर्षों से होडल इसलिए भी चर्चा में रहा, हालांकि बहुत पहले से ओम प्रकाश चौटाला इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके, एक बार नहीं, 2 बार, कई बार। उसके बाद उदय भान जी आ गए। अब पिछले 5 वर्षों में या उससे मिलता जुलता वक्त उदय भान जी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो ये सीट चर्चा में थी ही। और वैसे भी हरियाणा में आया राम गया राम की हम बात करते हैं, और जब भी आया राम गया राम की बात करेंगे तो हसनपुर और होडल की बात तो होगी ही। तो हमारा ये कार्यक्रम है जो आज से शुरू हो रहा है, महारा विधायक महरी चौपाल, यानी चौपाल में विधायक जी को बुलाइए और हिसाब किताब कीजिए। तो आज होडल से एमएलए हैं हरिंदर सिंह जी, बीजेपी खाते से हैं। पिछले बार कोई और सज्जन थे, उनका टिकट कट गया, इनको टिकट मिल गया, ये जीत गए, उदय भान सिंह जी हार गए। तो ज़रा देखिए एक छोटी सी प्रोफाइल और फिर उनका स्वागत करते हैं अपनी चौपाल में। आज हमारी चौपाल में आ रहे हैं होडल हलके से हमारा विधायक हरिंदर सिंह। बीजेपी विधायक हरिंदर सिंह ने करीबी मुकाबले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को 2595 वोटों से हराया था, जिसके बाद उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हरिंदर सिंह की जीत के बाद होडल सीट लगातार चर्चा में है। आज हमारी चौपाल में होडल के विधायक हरिंदर सिंह से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए होडल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिंदर सिंह का। तो आज महारा विधायक मारी चौपाल में होडल से एमएलए हैं हरिंदर सिंह जी, बीजेपी से हैं। और हरिंदर सिंह जी की बहुत चर्चा हुई जब उदय भान जी को इन्होंने शिकस्त दिया, यानी कि चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और ये जीत गए। हालांकि हार और जीत का फासला कम था, बावजूद उसके जीत जीत होती है। सरकारी नौकरी में थे आप, है ना, छोड़ कर करके आप उतर गए मैदान में, उदय भान सिंह जी को हराया। तो पूरा हरियाणा ये सोच रहा था कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को हरा दिया तो कुछ वो चंडीगढ़ में कुछ कमरे होते हैं ना मंत्रियों के लिए, तो वो एक आध कुछ मंत्री वाली सीट मिलेगी, इतने बड़े पहलवान को आप हरा के आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ कैलकुलेशन, टिकट तो आपने झपट दिया। पुराने वाले आपके ही पार्टी के थे, उनको घर बैठा दिया, उदय भान सिंह जी को हरा भी दिया, लेकिन मंत्री पद वो जुगाड़ नहीं हो पाया।
बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप ब्रिज की धरती पर पहली बार यहां पर उपस्थित हुए। ना पहली बार नहीं, आपके मतलब रामराज में पहली बार है। मैं तो यहाँ कम से कम 1000 बार आ चुका हूँ। देखिए, मेरे रामराज में तो आप पहली बार आए हैं, तो मैं पहली बार ही कहूँगा। ये ब्रज की भूमि है और आप जहाँ पर बैठे हैं, ये महारानी किशोरी जो हमारी यहाँ की बहुत बड़ी महारानी रही हैं, उनका सती सरोवर का तालाब है, उसके प्रांगण में आप यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। आप उस होडल विधानसभा में पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। जहाँ तक आपने कहा कि भारत सरकार में रिजाइन करके आप चुनाव लड़ने के लिए आए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 91 में मेरे पिताजी यहाँ से चौधरी रामरतन जी एमएलए रहे हैं। उन्होंने भी जो मेरे सामने प्रत्याशी थे, उन्हीं को चुनाव में हराया था। पहले भी एक कारनामा हो चुका है। और जो हमारी यहाँ की सरदारी है और जो हमारे यहाँ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, समस्त मेरे जो बुजुर्ग हैं, नौजवान साथियों हैं, ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, उन सभी की जीत है। यहाँ के सरपंचों की, सबकी जीत है, ये नगर पालिका की जीत है। मेरा तो अपना कुछ नहीं था। जो हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर ही चलकर हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सैनी जी और मेरे पिता समान और फरीदाबाद के सांसद आदरणीय चौधरी किशनपाल गुर्जर जी, वो सब हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वो सब तो आपने गुणगान कर दिया, जहाँ जहाँ नंबर बनना था बन भी गया होगा, है ना। मोदी जी, नायब सैनी जी, सांसद जी, मतलब आप टिकट कैसे मिल गई आपको पुराने वाले का कट करके, तो ये 2-3 मिनट में समझ में आ गया कि मतलब आपने किसी को नहीं छोड़ा, सबको सलाम कर दिया आपने। तो जब सबको सलाम कर दिया, अब देखिए होडल के जो आपके जितने समर्थक बैठे हैं, जरा हाथ उठा के बताइए, आप उधर से आते, आगे पीछे पायलट गाड़ी, ये मंत्रालय वो मंत्रालय। देखिए, मन में तो हुआ होगा ना कि मतलब उदय भान जी को हरा दिया है, कद बड़ा हो गया, तो मतलब मंत्री भी। शशि भाई, मैं आपको एक तो ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र का विकास विधायक रहकर ज़्यादा कर सकते हैं, ना कि मंत्री रहकर। ये सब कहने वाली बात है। मंत्री जब आदमी बन जाता है, ये तो मतलब पूरे प्रदेश का दौरा करना पड़ता है। इतना शरीफ मत बन जाइए, मतलब इतना शरीफ मत बन जाइए। तो ये एमएलए भी बनने की क्या जरूरत थी? बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, ऐसे ही काम करते हैं। मैंने सोशल वर्कर रहकर भी काम किया है। आप यहाँ के जितने मेरे सरदार बैठे हैं, मेरे पार्टी के सब नेता बैठे हैं, मैं तो पीछे रह के दरी बिछाने का काम करता था। इन सब लोगों के आग्रह पर ही भारतीय जनता पार्टी तो अब मोड़े पे बैठ गए ना। नहीं, मैं तो अभी भी पीछे ही रहता हूँ। आपने बैठा है मुझे मोड़े पे, आपने देखा नहीं, मैं तो पीछे ही खड़ा रहता हूँ। मैं इसीलिए कह रहा था कि मंत्री वाले में क्या गुणा भाग गणित कहाँ गड़बड़ हो गया। देख, ये मंत्री जो बनने का अधिकार है, ये हमारे जो प्रदेश के जो मुखिया हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। उनको जिसको सरकार को चलाने के लिए जिन को उनको अच्छा लगा, इन लोगों को बनाने से सरकार अच्छी चलेगी, तो उन लोगों ने उनको सरकार में शामिल किया है। और हम लोग भी, जितने भी हमारे विधायक हैं, हम लोगों को भी उनसे ज़्यादा सम्मान पार्टी में मिलता है और हमारे ज़्यादा काम होते हैं, उसमें हम बहुत संतुष्ट हैं। चलिए ठीक है, ये मतलब अब आप अंदर से कह रहे हैं कि बाहर से कह रहे हैं, वक्त हालात परिस्थितियां हैं, है ना। नहीं, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि आपको कह दें नायब सिंह जी के मंत्रिमंडल का शपथ, मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, शपथ लीजिए, आप कहें कि ना जी मैं तो दरी बिछाने वाला हूँ, मैं दरी बिछाऊंगा, कहाँ ये कांटो भरा ताज। मतलब आप भी नहीं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं काम करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, तो इसलिए अभी मैं सीख रहा हूँ। और आपके विश्वास दिलाने से मैं विश्वास कर लूंगा। हाँ ठीक है। 16 जनवरी एक तारीख है, 16 जनवरी 2026।
आपने तो गुणगान कर दिया कि मोदी जी की वजह से, नायब सैनी जी की वजह से, सांसद महोदय की वजह से आप जीत गए। कांग्रेस में एमपी हैं दीपेंद्र हुड्डा, जरा वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए एक बार सुनाइए जरा विधायक जी को। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी कर करके आप एमएलए बन गए। सुनिए। पलवल में होडल विधानसभा क्षेत्र जहां चौधरी भान जी हमारे पूर्व अध्यक्ष मात्र 2000 वोटों से हारे थे, वहां पे कई घर ऐसे थे जिन घरों में 500 वोट मिली, किसी में 500 मिली, किसी में 400 मिली। एक घर में जाकर पत्रकारों ने पूछा कि 501 वोट थी उस घर में, कि 501 घर वोट कैसे हैं? तो वहां जो लोग रहते थे बाहर निकल के बताया कि जी यहाँ तो कोई 501 वोट नहीं है, तो 7 ही वोट हैं और वो भाजपा का पार्षद, वो भाजपा के पार्षद के घर में 501 वोट आपने देखा। ये दीपेंद्र हुड्डा हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का शुक्रिया, नायब सैनी जी का शुक्रिया, सांसद जी का शुक्रिया। दूसरे वाले सांसद हैं वो कह रहे हैं कि ये तो वोट चोरी से बन गए। देखिए, दीपेंद्र जी जो है बहुत बड़े नेता हैं और कई बार सांसद रहे हैं। उनके पिताजी भी जो है ना प्रदेश के 2 बार मुखिया रहे हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। जो उन्होंने ये वोट चोरी का जगह एक एलिगेशन लगाया है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं तो पहली बार विधायक बना हूँ, तो ये अगर वोट चोरी की बात जो कर रहे हैं तो क्या उनके नेताओं ने ये वोट पहले बनाई हुई थी जो चोरी हो गई? तो मैं इनके ऊपर, इस बात के ऊपर ये मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और जिन लोगों के लिए उन्होंने बोला है कि भाई एक पार्षद जी के यहाँ, एक वाइस चेयरमैन के यहाँ फर्जी वोट बनवा लिया, वोट चोरी हो गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे और संयुक्त परिवार में 50 लोग होना, 100 लोग होना, 200 लोग होना, 250 लोग होना आम बात हुआ करती थी। ढानियाँ हुआ करती थी, ढानियों में एक परिवार में, संयुक्त परिवार में सब लोग इकट्ठा बन के रहते थे। आज भी वो चलन है बहुत से गांवों के अंदर कि पूरा परिवार इकट्ठा रहता है, दादा परदादा, उसके फिर आने वाले बच्चे, उनकी पीढ़ियाँ। आपकी टीम ने भी मेरे ख्याल से उसको देखा होगा बहुत नज़दीक से जाकर। उन दोनों जगह पर पूरी मीडिया की टीम आई थी और उन्होंने उन लोगों के प्रॉपर वोटर आईडी कार्ड चेक किए थे, उनकी फैमिली चेक की थी। एक एक वोट जो है ना उनको जगह वहाँ पर जगह फर्जी नहीं मिला, सारे ओरिजिनल वोट थे और आज भी यहाँ के वो बासिंदे हैं। उन्होंने अपने नेता की भी बहुत बड़ी किरकिरी कराई है। जो देश के इतनी बड़ी पार्टी के विपक्ष के नेता हैं उनको जो है ना तथ्यों पर आधारित उन्होंने कोई बात बताई नहीं। तो आपको लगता है दीपेंद्र हुड्डा सब हवा में बात कर रहे हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी ग्राउंड टीम से जो है ना ये रिपोर्ट जो है ना, सर्वे रिपोर्ट जो है ना अच्छे से कलेक्ट नहीं की। और उसमें उनके जो नेता हैं जो है ना, राहुल गांधी जी की भी बहुत किरकिरी हुई है पूरे देश और दुनिया के अंदर, और वो अपनी भी करा रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है। मेरे यहाँ पर सारे गांवों की सरदारी यहाँ पर बैठी है। अब वोट चोरी का मामला कहाँ रह गया है? लोग अपने विवेक से, अपने अधिकार से वोट देते हैं और हो सकता है जिन वोटों की उन्होंने बात की हो तो वो लोग तो उन्हीं के साथ थे, उन्होंने अपने लोगों को ही चोर बना दिया। उनमें जिन वोटों की उन्होंने बात की है उनमें से बहुत लोग जो ना ओपनली, अगर आपको उनकी तस्वीरें चाहिए तो मैं तस्वीरें भी दे सकता हूँ, उन्होंने अपने लोगों को ही जो ना वोट चोर बना दिया। उन्होंने वोट भी दिया और लुट तो हो गई बेचारे। चलिए ठीक है, आप होडल में ही लगातार रहते रहे। हालांकि ये अलग बात है कि आप पहली बार आप एमएलए बने हैं। होडल 1 साल से ज़्यादा हो गया चुने हुए, सरकार भी है आपकी, इस बार तो तीसरी बार सरकार है। और अगर शुरुआती दौर से 2014 से बात करें तो बीजेपी इन कंटिन्यूटी पिछले सेकंड टेन्योर में सिर्फ बैसाखी की ज़रूरत पड़ी, जेजेपी का साथ लेना पड़ा। पहला टेन्योर और तीसरा टेन्योर अपनी सरकार है। होडल का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, और 2014 से ही बीजेपी का प्रतिनिधित्व भी है, जो होना चाहिए था डेवलपमेंट, वो होडल का हुआ क्या? देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
और हमारे पूर्व जो है मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक विकास की गंगा को चालू किया, एक विकास की धारा को आगे बढ़ाने का काम किया। आप देखेंगे उन्होंने विकास के लिए अनेकों काम किए हैं। मेरे विधानसभा में भी 2014 से लेकर आज तक बहुत विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। मुझसे जो पहले विधायक बने हैं उन्होंने भी विकास कराया है, और पिछले 1 साल में मैंने भी बहुत इस विधानसभा में जो छोटी छोटी समस्याएं थी उनको निपटाने का काम किया है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से। तो इसमें विकास बहुत हुआ है, और इसमें खट्टर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, मनोहर लाल खट्टर जी का विकास कराने में, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ। आप कह रहे हैं कि बहुत डेवलपमेंट हो गया, खट्टर साहब थे, फिर नायब सिंह सैनी आ गए। होडल आप जब भी आइए तो यमुना के एक पुल का जिक्र होता है। जब से ये पुल बनना शुरू हुआ तब से लेकर अब तक पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कितने फ्लाईओवर्स बन गए। अभी बिहार का चुनाव था, इतनी सारी सड़कें, नेशनल हाईवेज बन गए। ये एक पुल का जो मसला है वह आज तक नहीं सुलझा। और आप कुछ कहें तो कई लोग हैं जो आपसे बेइंतहा इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आपके बड़े भाई हैं उदय भान जी, जरा उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं और कितना दर्द में है वो। लोगों को गुमराह करने की या धर्म और मजहब की राजनीति, और इनका विकास से कोई संबंध नहीं है। 5 अप्रैल 2015 को नितिन गडकरी और उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने केएमपी के उद्घाटन के टाइम पर कहा था कि हसनपुर में जमुना का पुल बनाएंगे, और उसके बाद 9 अक्टूबर 2015 को दोबारा जनसभा की थी हसनपुर में खट्टर साहब ने। उस समय भी कहा था कि जमुना का पुल मंजूर। उसके अलावा कहा था होडल के अंदर अग्रसेन पार्क बनाने का कहा था, यहाँ पे नया बस अड्डा बनाने की बात करी थी। कहाँ है वो जो चीज बात थी। यहाँ तक कि जो मैंने 100 एकड़ जमीन में ये अनाज मंडी बनवाई थी, उसका ये 10 साल में उसको भी नहीं बनवा पाए। उसकी भी ना तो पूरी तरह से चारदीवारी हुई है, ना कोई ऑफिस बना है वहां। जो इनके घोषित काम थे 10 साल पहले के, वही एक भी काम नहीं हो पाया विधानसभा में। तो उदय भान जी हैं, सुन लिया आपने जी। सबसे पहले तो देखिए बहुत सीनियर नेता हैं और इतनी बड़ी पार्टी के जो ना प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और कई बार एमएलए वो बने हैं। मेरे पिताजी जब पहली बार जब इस विधानसभा का उन्होंने नेतृत्व किया 1991 में, जिस जमुना पुल की बात कर रहे हैं उस पर उन्होंने एक पेंटो पुल बनाने का काम किया था माहौली के अंदर। उसके बाद वो कितनी बार विधायक बन गए, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत बड़ा नेता हैं वो, उनके विषय में मैं छोटा सा बच्चा उनके लिए कोई क्रिटिसाइज करूं तो अच्छा नहीं लगता। उनके बाद वो कई बार एमएलए बन लिए, कितनी बार उनकी सरकार बन ली। आदरणीय हुड्डा साहब जी के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक। क्या उनको जब ये जमुना का पुल याद नहीं आया? तो जमुना का पुल तो जब भी था वो, वहाँ के लोगों को ये समस्याएं तब भी थी। मेरे पिताजी को 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और 2016 में हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम के तत्कालीन श्री मनोहर लाल खट्टर साहब को उन्होंने हसनपुर में बुलाया और हसनपुर में उस जमुना के पुल की मांग को रखा उनके सामने तत्परता के साथ, और उस जमीन को जो ना घोषणा कराई जमुना के पुल की। और आज हमारे जो प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, क्योंकि हमारी सरकार का विजन बहुत क्लियर है, हम जमींदारों की ज़मीन को ज़बरदस्ती जो ना एक्वायर नहीं करते हैं। हमारे जो वहाँ के किसान भाई थे उनको कुछ ऑब्जेक्शन था, वो अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते थे, रेट उनका कम था वहाँ का,
लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने उनको जगह ज़्यादा पैसा दे के जब मैं विधायक बना उनकी जगह किसानों के साथ में मीटिंग कराई। आज आप देखेंगे सभी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हमने उनको मुआवजा दिलवाया और सब किसानों के हमने रजिस्ट्रियाँ करवा दी हैं। आने वाले टाइम में 2026 में मैंने वहाँ के लोगों से सबसे वादा किया है, जो हमारी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा निकलेगी तो उस पुल से हम उस परिक्रमा को निकालने का काम करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वर्षों क्या दशकों से लंबित है, कई लोग आए और कई लोग गए लेकिन वो पुल नहीं बना। और मैंने कहा कि पिछले 10-11 साल में जब से ये काम शुरू हुआ उसके बाद पता नहीं कितने नेशनल हाईवेज बन गए, आपके पलवल के इर्द गिर्द कितने बन गए, लेकिन वो पुल नहीं बना आज तक। अब वो पुल बनेगा 2026 में, क्योंकि 31 करोड़ रुपए का उसका जो है ना, जो अप्रोच रोड है सतुआ गढ़ीसर पुल तक, उसका हमने जगह टेंडर लगवा दिया है मुख्यमंत्री जी ने, और 2026 में हम वहां से यात्रा निकाल। ये मतलब सुनते मतलब बीरबल की खिचड़ी हो गई है। नहीं, ये तो मेरे से पहले जो विधायक रहे हैं, मैंने अभी आपने कहा तो मैंने उनसे पूछा है कि उनको वो पुल बना देना चाहिए था। जब 10 साल उनकी सरकार रही उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उस पुल को बनाने का काम किया है और बहुत तीव्र गति से उस पर काम चल रहा है। सारे जो ना पिलर जो है ना उसमें गड़ चुके हैं और अप्रोच रोड का टेंडर हो चुका है। जिम्मेदारों को उनका पैसा हमने मुआवजा उनके खाते में दे दिया है। ठीक है हरिंदर जी, आपको पता है मेरी आदत है कि जब मैं जाता हूँ किसी का इंटरव्यू करने या कार्यक्रम करने, तो मेरी टीम उस इलाके में 2-4-5 दिन पहले से घूमने लगती है और कई लव लेटर्स आते हैं, है ना। लव लेटर समझ रहे हैं ना, मतलब जो मोहब्बत, ये काम नहीं हो पाया, ये समस्या है, और हैं तो ये सब आपके समर्थक। लेकिन देखिएगा जैसे ही मैं अगली बात करूंगा ये सब मेरे लिए ताली बजा देंगे, बोलेंगे कि भाई साहब ये ठीक किया है, हम तो कह नहीं पाते हैं शिष्टाचार में, कुछ मोहब्बत में, आपने ये उठा दिया, ठीक किया। जैसे ही मैं निकलूंगा कई लोग मेरे पास आएंगे, बोलेंगे भाई साहब आपने ठीक किया, ठीक ये सब पूछ लिया। ये होडल दिल्ली के इतने करीब है, फरीदाबाद का अहम हिस्सा है, जरा सी बारिश हो जाए तो जल जमाव की वो स्थिति होती है। मतलब आप पता नहीं अपने बूट खरीदा है, इलाके में बूट बंटवाया है, नहीं बूट समझते हैं ना, यहाँ तक ठेवने तक वाला जूता, ये मतलब आप लोगों के रहते होटल वैसे ही रहेगा। जरा सी बारिश हो जाए आदमी डूब जाए। नेताओं की नाक, वो कहावत है ना, चुल्लू भर पानी में डूब जाना, इतने जल जमाव में भी चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, उनकी नाक नहीं डूबती। देखिए, पहली बात तो मैं जो आपने ये बात कही है ये तथ्यों पर आधारित नहीं है, और मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता देना चाहता हूँ। जल जमाव नहीं होता है, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता देता हूँ। आप अपनी टीम को, अब तो बारिशें चली गई, जब नेक्स्ट सीजन में जब बारिश आएगी उस टाइम आप जगह अपनी टीम को भेजिए। अगर होडल में पिछले सीजन में जल जमाव हुआ या नहीं हुआ? नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि होडल के अंदर मैंने जो नालों का इतना जाल बिछा दिया है, एक तीर से दो काम किए हैं मैंने, रंजन साहब। मतलब अगले बरसात में जल जमाव नहीं होगा, जल निकासी की अच्छी ये तो इसी बार भी नहीं है, इसी बार नहीं हुआ। मतलब फुटेज चलाऊं आपके साथ। देखिए, अब की बार जो आप कह रहे हो, फुटेज की जो बात कर रहे हो, पूरी दुनिया में बारिश का क्या हाल हुआ है, कितनी जो है बारिश बची है, लेकिन उसके बावजूद भी होडल में ड्रेन आउट अगले 2 घंटे के अंदर हो गया था, कहीं पर पानी का जमाव नहीं हुआ था। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूँ, ये जो गांव का जो पानी है, पूरा जो गांव का पानी है, इस पूरे पानी को मैंने ये झोड़ के अंदर ले जाने का काम किया है, और झोड़ में ले जाने के बाद जोड़ से मैंने पाइपलाइन बिछाई है, उस पानी को हमारे जो किसान भाई हैं उनको देने का काम किया है। उसी पानी को उस खेत में से जाके दिखे उनको डालने का काम किया है। और आप देखना चाहेंगे तो मैं मौके पर आपको दिखा सकता हूँ, उसी पानी से 1 पंत 2 काज हुए। मेरे किसानों को पानी नहीं मिलता था, तो आज उनसे उस जोड़ से पानी भी मिल रहा है और शहर में पानी का ड्रेन आउट भी हो गया है। ये एक बहुत बड़ा काम पिछले 1 साल में हमने किया है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। मतलब 2 घंटे के बाद क्लियर हो जाता 2 घंटे के बाद अगर 1 बूंद पानी आप होडल के अंदर दिखा दे, बहुत ज्यादा बारिश होगी, जब की बात कर रहा हूं मैं, जब बहुत भयंकर बारिश हो
और उसके 2 घंटे के बाद में अगर होटल में पानी कहीं आप दिखा देंगे तो मैं, आप जो कहेंगे मैं वो करूँ। मतलब ये पिछली बरसात में भी रहा ना? लेकिन बारिश बहुत हुई, लेकिन 2 घंटे में ड्रेन आउट हो गया, कोई भी पानी कहीं पर मिला नहीं। ठीक है। एक जब मेरी टीम घूम रही थी यहाँ, तो एक और मसला बहुत सारे लोगों ने उठाया, और मैं उन्हीं मसलों को सिर्फ उठा रहा हूँ जिस पे 1 दर्जन से अधिक लोगों ने कहा कि ये सवाल किया जाना चाहिए। एक रतन सिंह सरोत जी हैं, उनको आप जानते होंगे, जरा आप सुन लीजिए, फिर मैं सवाल उसमें जोड़ दूंगा। कितने सालों से एक डिमांड चली आ रही थी कि भाई यमुना का, हमारा हसनपुर में यमुना का एक ब्रिज बनना चाहिए जो कि हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश के दोनों प्रदेशों को जोड़ने का काम करता है और व्यापार के दृष्टिकोण से बड़ा जरूरी है। कितने सालों के बाद भी आज तक भी वो यमुना का पुल आज तक भी तैयार नहीं हुआ। सरकार ने कभी किसी ने ये नहीं सोचा है कि भाई यहाँ पर कोई टेक्निकल कॉलेज हो। आज तक होडल के पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी सरकार की तरफ से कोई भी गवर्नमेंट का टेक्निकल कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें लड़के जाएं और वहाँ से अपना टेक्निकल एजुकेशन लेकर के और नौकरी और रोजगार मिलने का काम हो। जो 40-50 गांवों की समस्या, मुनकटी चौक का फ्लाईओवर, नीतरौल गांव का फ्लाईओवर और इस होडल ब्लॉक में हमारा टेक्निकल बेहतरीन गवर्नमेंट का टेक्निकल कॉलेज और यमुना ब्रिज, ये 3 प्रमुख हमारी इस तरह की मांग है। जो ठीक है, पुल पे तो आपने बता दिया लंबा चौड़ा। ये टेक्निकल कॉलेज पिछले चुनाव में, उसके पहले भी मैं जब आ रहा था तो यहाँ के कई लोगों ने कहा कि एक टेक्निकल कॉलेज बहुत पुरानी ये डिमांड है, मांग है, उसमें क्या परेशानी है? देखिए, जो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है, एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाने के लिए वहाँ पर उतने बच्चों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत नज़दीक पॉलिटिकल कॉलेज बनते हैं तो जिनके बच्चे भी तो उतने पूरे होने चाहिए। लेकिन जब मैं 30 अप्रैल 2025 में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी होडल आए थे तो मैंने उनके सामने इस बात को रखा था कि मेरे क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज होना चाहिए। तो उसकी ज़मीन के लिए हम जगह जो ना अपने जो सरपंच हैं हमारे, उनसे हमने डिस्कशन किया है। तो जो पंचायत अभी डिस्कशन में जगह जो ना अपनी ज़मीन हमारे को दे देगी तो वहाँ उन्होंने एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाने के लिए उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया और वो बन जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने, क्योंकि मेरे पिता के समान है, आदरणीय चौधरी रतन सिंह सोरोज जी मररौली के रहने वाले हैं, तो उन्होंने एक मुड़कटी पुल की बात करी है और एक औरंगाबाद और मीतरौल के पुल की बात करी है। वैसे तो ये भारत सरकार के अधीन है दोनों काम, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि किशन पाल गुर्जर जी यहाँ के सांसद हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, तो मीतरौल और औरंगाबाद में उन दोनों की थोड़ी समस्या थी, क्योंकि जो जहाँ पर वो पुल बन रहा था तो मीतरौल के लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पर वो पुल बने, वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके डीपीआर को हमने दोबारा चेंज कराया। जब डीपीआर दोबारा चेंज होती है, उसका जगह जो ना प्रपोजल जब दोबारा से गवर्नमेंट के पास जाता है तो उसमें समय लगता है। आने वाले टाइम में जो ना मुड़कटी का फ्लाईओवर और औरंगाबाद और मीतरौल का फ्लाईओवर भी आपको देखेंगे चालू हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका पैसा सैंक्शन हो चुका है, टेंडर प्रोसेस में चल रहा है। चलिए, तो मतलब निकट भविष्य में उम्मीद करें। जी 100% आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी जो ना अपना बघौला का फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुका है इन दोनों का, क्योंकि अब तक हम काम उसमें चालू करवा देते, उसका हमने शिलान्यास भी मंत्री जी ने कर दिया था, नारियल भी विधिवत उसका फोड़ दिया था, लेकिन उन लोगों को, मीतरौल के लोगों को उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हमने अब उसको और बढ़वाया है, 700 मीटर के करीब में आगे बढ़ाया है, तो उसका प्रपोजल नया बनवा के कराया। ठीक है, एक मसला और है विधायक जी, वो ये है कि होडल के कॉलोनीज में जब हमारी टीम घूम रही थी तो कई महिलाओं ने ये कहा कि होडल बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन अब छोटी भी नहीं रह गई है, वक्त के साथ चीज़ें बहुत सारी बदली हैं। उनका ये कहना था कि कई महिलाएं थी, उन्होंने कहा ये विधायक जी से ज़रूर सवाल उठाइएगा कि होडल जो आपका बाज़ार का इलाका है या जो सड़कें हैं, है ना, अब उनमें कुछ व्यापारियों का भी दोष है। कहते हैं कि इंक्रोचमेंट की समस्या ज़बरदस्त है, कई बार ड्राइव चलता है, इंक्रोचमेंट हटते हैं और उसके बाद वो दोबारा इंक्रोच हो जाता है। और महिलाओं की ये विशेष तौर पे उनका अनुरोध था
कि ये पूछिएगा कि इसका कोई समाधान निकल भी सकता है, क्योंकि इंक्रोचमेंट जो होता है वो लंदन या हुलुलुलु के लोग तो आके करते नहीं है, यहीं के लोग करते हैं। तो कई बार नेताओं की भी परेशानी मैं समझता हूँ, वोट का भी चक्कर होता है, कहाँ 2 4 10 वोट खराब करें, है ना। लेकिन ये एक समस्या है, और सिर्फ होडल की नहीं है, बहुत सारे इलाकों की है। उसमें पॉलिटिकली लोग थोड़े विवश हो जाते हैं कि ये कैसे करें। ये एक हटाया तो गिनते होंगे कि ये एक हटाई, रेडी हटाई या इंक्रोचमेंट आया तो यहाँ से 15 वोट हटा। देखिए, मैं आपने बहुत ही एक जेन्युइन समस्या है जिसके विषय में आपने बताया। आपने देखा होगा कि उन लोगों ने आपको बताया भी होगा, पीछे जितनी भी इंक्रोचमेंट थी हमने सबको यहाँ से खाली करा दिया था, और देखिए उसमें बहुत ही अच्छा सुंदर शहर जो ना बहुत ब्यूटीफुल लगने लगा था। और आप देखेंगे दुकानों के सामने हमने बिल्कुल नाला बिल्कुल उनकी दुकानों के साथ सटा के लगा दिया, और जो हमारी सड़क है उसको थोड़ा ऊंचा रखा और उसके साइड में हमने उसको देखिए नीचे करा, जिससे कि पानी जो है ना सीधा नाली में चला जाए। लेकिन समय समय पे हम लोगों को कहते भी रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि भाई आप इंक्रोचमेंट मत करिए, लोगों को बाजार में बहन बेटियों को आने में परेशानी होती है, तो उनसे प्रार्थना भी करते हैं। मैंने आज भी, आपने तो ये क्वेश्चन अभी उठाया है, मैं 1 घंटा पहले ही आप देखिए मैंने एसडीएम मैडम को बोला है कि मैम फिर दोबारा से लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करके उन लोगों से कह के पीछे करवाइए उनको, जो कि जिससे कि बाजार हो जाए। मुझे वोट की चिंता नहीं है कि वोट के लालच में आके मैं शहर को ख़राब करूं, ऐसा मेरा नेचर नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि ये होडल शहर जो है ना बहुत सुंदर रहे, और सुंदरता के नाते ही आप देखेंगे, अभी आप जिस सड़क से अंदर से आए हैं तो कितनी बढ़िया सड़क हम उनको बनवा रहे हैं, और विकास के काम बहुत हो रहे हैं जो ना। ठीक है, अभी आप जल जमाव पे अपनी बात रख रहे थे, जरा एक सज्जन है, इनको भी पहचानते होंगे आप, दिनेश कुमार नाम है, जरा इनका दर्द भी सुनिए। हमारे रेलवे रोड पर जो पानी की समस्या है वो बहुत ज्यादा है। एक तरफ नाला बना हुआ है और एक तरफ पानी कॉलोनी में भरा रहता है। उसके लिए हमने कई बार लिख के शिकायत भी दी है, वैसे भी कही है चेयरमैन से, कोई आश्वासन देते हैं पर काम नहीं करते हैं। और एक मेन समस्या चमेलीबंद धाम के लिए हाईवे से पुल बनाने के लिए जो आश्वासन विधायक जी ने भी दे रखा है, उस पर अभी तक कोई काम नहीं किया, नहीं कोई प्रक्रिया हुई है। हमारी तो ये मांग है कि उसको जितनी भी जल्दी हो सके चमेलीबंद धाम के लिए उस पुल को निर्माण चालू करवाया जाए। देखिए, जहाँ तक दिनेश जी ने पुल की बात की है, चमेलीबंद धाम की बात की है, मैं आपके माध्यम से पहले तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चमेलीबंद धाम जो है ना हमारा यहाँ का आस्था का केंद्र है। सभी लोग चमेलीबंद धाम में जाते हैं। आज वहाँ पर अगर आज इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद में आप जाएंगे तो 4 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से जो है ना चमेलीबंद धाम का जो है ना हम जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। वहाँ पर बहुत ही सुंदर जो ना तालाबों का हम जगह जीर्णोद्धार कर रहे हैं, और लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 92 लाख रुपए उसके लिए सैंक्शन कर दिया, जिसका काम चल रहा है। 2 सड़कें चमेलीबंद धाम को कनेक्ट करती हैं। दोनों सड़कों पर बहुत बढ़िया ढंग से काम चल रहा है। दोनों सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, जो बुलवाना से चमेलीबंद जाती है और बुलवाना से जो है ना विजयगढ़ होते हुए भी वहाँ पर जाती है। यहाँ पर जो है ना बुलवाने की सरदार यहाँ पर उपस्थित है। बुलवाने गांव में जिसकी वो बात कर रहे हैं, लगभग जो है ना 14 करोड़ रुपए के काम मैंने बुलवाना गांव के अंदर कर दिए हैं। और जहाँ पर पीने की समस्या थी बहुत पुरानी, अभी 3 करोड़ 55 लाख रुपए के बूस्टर का काम मैं जो ना अभी 4-5 दिन पहले ही शिलान्यास करके आया हूँ। तो बुलवाना गांव में बहुत तीव्र गति से विकास हो रहे हैं। एक उन्होंने जो पुल की जिसकी बात की है, हो सकता है उनकी जो ना उस ज़मीन से कनेक्ट करती हो उस पुल से उनकी ज़मीन, और वो यूपी गवर्नमेंट के ऊपर आता है, और यूपी गवर्नमेंट से एनओसी लेनी चल पड़ती है उसकी। मेरे हरियाणा का नहीं है, लेकिन उसके लिए हमने लिख के भेजा हुआ है यूपी गवर्नमेंट को। जैसे ही एनओसी वहाँ से आ जाएगी तो उस काम को हम कर देंगे। एक रेलवे रोड पे जल जमाव वाली भी बात कर रहे थे, शुरुआत वहीं से की थी उन्होंने। नहीं, रेलवे एक तरफ नाला है, दूसरी तरफ देखिए रेलवे रोड पे जिसकी उन्होंने बात की है ना जल भराव की, वहाँ से हमने इतना बढ़िया नाला और उसका ड्रेन हमने पूरा डाला हुआ है। उस नाले में से के पानी जो ना उर्जिना ड्रेन में जाता है। उनकी कोई गली के सामने कोई मान लो, आजकल लोग क्या करते हैं, गलियों को खुद भी तो साफ नहीं करते ना,
अगर किसी के घर के सामने, आपने देखा होगा बिहार में, आप भी बिहार के हैं, मैं भी बिहार से, मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मैं 89 से जगजीवन बाबू। अब बिहार का कहाँ रहा, अब तो मैं NRB नॉन रेजिडेंट बिहारी हो गया हूँ। नहीं रहा, अब तो पैदाइश तो आपकी है ना वहाँ, पैदाइश है, अब तो मैं 100% हरियाणा वाला हो गया हूँ। पैदाइश को जो है ना कभी भूला नहीं जाता, लेकिन कभी कभी तो याद आ ही जाता है। तो वहाँ पर जो माताएं बहनें थी अपने घर के आगे जो अपनी नाली होती थी खूब उसको साफ करके जगह ना इतना बढ़िया जगह चमका के रखती थी। तो मैं सब सरदारों से निवेदन भी करूंगा, अगर कहीं छोटी मोटी नाली बंद हो जाती है तो उसमें खुद भी श्रमदान कर देंगे तो ठीक रहेगा। बाकी कि हम अगर उनकी समस्या है मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, ये तो लोगों की समस्याएं हैं। हरियाणा में जब मैं घूमता हूँ तो विधायकों की अलग समस्या है। हमने कहा कि विधायकों की भी समस्या का जिक्र होना चाहिए, है ना। आप लोग भी दर्द से लहूलुहान रहते हैं। कई विधायकों को मैंने ये कहते हुए ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड तो बहुत सारे लोग, क्या करे रंजन साहब, अधिकारी बात ही नहीं सुनते हैं, सब चंडीगढ़ के गुलाम हैं। चंडीगढ़ से पत्ता ना हिले तो यहाँ कुछ होता नहीं है। हम अपने लोगों का काम नहीं करवा पाते हैं। आप तो अधिकारी भी रहे हैं। देखिए, अभी 4 दिन पहले भी मेरे को एक इस विषय में किसी चैनल ने मुझे पूछा था कि आपके विकास के काम कैसे होते हैं, क्योंकि सब अधिकारियों का हावी हैं आप लोगों के ऊपर। मैंने उनको बताया था, मैं पर्सनल बात अपनी कर रहा हूँ, मैं दूसरे विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे पिछले 1 साल में कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं किसी अधिकारी के पास में मैसेज भी कर देता हूँ या व्हाट्सअप कर देता हूँ कि मेरे क्षेत्र की ये समस्या है, तो उसका रिप्लाई मुझे आ जाता है और विकास का पैसा रिलीज हो जाता है। उसके लिए मैं किसी अधिकारी को दोष नहीं देना चाहता। और मेरा पर्सनल मामला है, मैं अपने पर्सनल मामले में मेरे सारे अधिकारी मेरा काम करते हैं, उसमें मुझे कोई गिला। तब तो आपको एक वर्कशॉप करना चाहिए हरियाणा में। उस वर्कशॉप में, ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम में सारे विधायकों को बुलाइए। मैं लिस्ट दे दूंगा कि इनको 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 जरूर बुलाइए। कम से कम 2 दर्जन लोग हैं जो कहते हैं कि हम काम क्या करवाएं, हमारा तो अधिकारी बात ही नहीं सुनते हैं हमारी। नहीं, ऐसा नहीं है, तो उनको बताना चाहिए आपको कि कैसे काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर किसी विधायक की कोई अधिकारी नहीं सुनता है, अगर वो अपने मुखिया से कहेगा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कहेंगे, तो उस बात का वो बहुत संज्ञान लेते हैं। अभी आपने देखा होगा, हमारी सभी पूरे हरियाणा के जितने भी हमारे विधायक थे सबको बुलाया था, और सारे जितने भी हमारे सीनियर अधिकारी थे, ACS थे और डायरेक्टर लेवल के सारे अधिकारी जो है ना कबीर सदन में सब उपस्थित हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने सबको वहाँ बुलाया था, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सभी का वहाँ पर बात सुनी गई और ठीक है। काम हुए। ये कार्यक्रम खत्म होगा, अब सार्वजनिक तौर पे नाम लेना तो ठीक नहीं है। मैं आपको कम से कम 1 दर्जन लोगों का नाम दे दूंगा, उनको जरा फोन करके बताइए कि अधिकारियों से काम कैसे करवाया जाता है। वो ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। थैंक यू। मैं अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं जरूर ना मैं नाम दे दूंगा ना, आप फोन कीजिएगा, बोलिएगा रंजन साहब ने बोला है आपसे बात करने के लिए। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक और समस्या है यहाँ की, और वो भी बहुत ज्वलंत समस्या है। एक बार जरा सुनवाइए। हमारी सरकार से डिमांड है कोरोना टाइम की बंद रेलें चलाई जाएं। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का दर्द है, लेकिन होटल में यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कई लोग जाते हैं दिल्ली, फरीदाबाद या इस तरफ यूपी की तरफ मथुरा। बहुत सारी ट्रेनें बंद हुई कोरोना काल में, वो वापस पटरी पे नहीं आई। बिहार में चुनाव था तो हज़ारों की संख्या में अपने आदमी लोड कर करके ट्रेन चला दी वहाँ, लेकिन होटल का आदमी के लिए जो कोरोना में बंद हुई वो दोबारा शुरू नहीं हो पा रही है। टेक्निकल दिक्कत है या होटल फरीदाबाद के नेताओं में दम ही नहीं है? ये पंख्या बाबू जी ने जो ना जो क्वेश्चन किया है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं, और इस विषय में मैंने भी कई बार जो अपने ऊपर अधिकारी हैं जो भारत सरकार में और जो कि हमारे मंत्री जी हैं, उनको भी मैंने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो हल्का में जो EMU बंद हो गई हैं उनका दोबारा से चालू करवाया जाए। और मैं उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है। पीछे अभी हमारे जो DRM साहब जो ना होटल के
आए भी थे यहाँ पर होटल के जगह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करके गए हैं, तो वो आश्वासन देके गए हैं कुछ ट्रेनें हम बहुत जल्दी वो चला देंगे। ठीक है, एक तो आपने 84 कोस यात्रा वाली बात थी, वो आपने पहले ही उसका जिक्र कर दिया। एक सवाल और है, उसके बाद मैं कुछ यहाँ पे लोगों से भी बात करूंगा। जरा किनसे होटल के लोग परेशान हैं, पूरा रिसर्च करके आया हूँ, जरा अगली परेशानी सुनिए। बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा हो चुका है पूरे शहर के अंदर। ये हम रेलवे रोड पे रहते हैं, तो इस कॉलोनी के सारे ही लोग, जितनी भी गलियां हैं, सब में बंदरों का आतंक है बहुत बुरी तरह का। हाँ, और एक सफाई व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये अनुरोध है सरकार इनको करवाए। वाकिफ हैं आप इस समस्या से? मैं इस समस्या से वाकिफ हूँ। जो बंदरों की समस्या के लिए उन्होंने कहा है, उसका पीछे टेंडर भी लगाया गया था नगर परिषद के द्वारा। तो टेंडर लगाने के बाद में हमने उन लोगों से कहा था कि भाई बंदरों को भी कोई हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूजनीय हैं। तो कुछ बंदरों को पकड़वा के हमने जी जो है चमेली बंद धाम में पहुंचवाया था, क्योंकि वहाँ पर एक उनके लिए अच्छा स्थान है। और फिर हमारे समाज के लोगों ने, होडल शहर के लोगों ने कहा कि भाई इस तरीक़ा से बंदरों को मत पकड़वाइए। उन्हीं की प्रार्थना पर फिर हमने जी बाकी का जो है ना वो टेंडर था वो बीच में हमने पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि हर तरीक़ा के समाज में लोग रहते हैं। कोई कहता है कि इस काम को करिए, कोई कहता है कि नहीं इस काम को मत करिए, और ये बंदरों को इस तरीक़ा से मत पकड़वाइए, इसमें पाप लगेगा। तो इसलिए वो प्रपोजल हमने बीच में जो है ना उसको ड्रॉप किया था। अगर यहाँ के लोग कहेंगे तो हम उसको ज़रूर उस पर संज्ञान लेके उनको बंदरों को पकड़वा देंगे। हमको कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो जो है ना हो जाएगा काम। और दूसरा उन्होंने सफाई के लिए कहा था, तो पीछे जो हमारा जो सफाई का टेंडर यहाँ लगा हुआ था उसका टाइम पूरा हो गया था। अभी हमने जो ना आज कल हमारी मीटिंग थी चंडीगढ़ के अंदर, हाई परचेज कमेटी की मीटिंग होती है, आप तो जानते ही हैं। तो उसमें एक ठेकेदार ने जो ना बाहर की एक कंपनी है, उसने होडल नगर परिषद का जो है सफाई के टेंडर का उसके नाम छूट गया है। आज उसकी नेगोशिएशन हो रही है हाई परचेज कमेटी में। 11 बजे का उनका समय था, कल का ही समय था, लेकिन मुख्यमंत्री जी किसी और कामों में जैसे बिजी रहे तो वो कल उनका नंबर नहीं आया था। आज उनका नंबर आ जाएगा। तो जो अगले 5 साल के लिए हमने सफाई का टेंडर लगवा दिया है, और जो निकट भविष्य में होटल में सफाई की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, ये तो कुछ सवाल थे। आप लोगों में से कोई सवाल करना चाहते हैं जय जयकार के अलावा? जी, ये रहने दीजिए सर, ये बड़ा खतरनाक हथियार है। सरकार गिर जाती है, बन जाती है, मेरे हाथ में ही। हाँ जी। होटल की जो समस्या उदयवान जी ने रखी, पार्क वाली समस्या है, वो जेन्युइन समस्या बहुत पुराने समय से रही। रतन सिंह सौरत ने जो समस्या रखी टेक्निकल वाले मामले की, हमारी कमेटी के अंदर जो सामलात भूमि गई है तो उसके लिए ज़मीन भी काफ़ी पड़ी है, गांवों में पड़ी है, कहीं टेक्निकल कॉलेज की। हम दोनों चीज़ें भारी समस्या से जूझ रहे हैं। सफाई की बात है, भाई सफाई तो 2 जोहड़ ऐसी हैं, एक खरे की बारी, एक मेले की बारी। नालियों का पानी जो ओवरफ्लो रास्तों में जाता है, क्योंकि जोहड़ भरी हुई है, वो खलती नहीं। जब तक उनकी कनेक्टिविटी कहीं से निकलने के लिए नहीं होगी पानी की, तब तक तो नालियाँ भरी ही रहेंगी। ठीक है, ये देखिए जो आपने जवाब दिया उसमें ये कह रहे हैं टेक्निकल कॉलेज के लिए ज़मीन है, और जो जल जमाव है उसका भी उन्होंने बता दिया कि क्यों है। देखिए, मैंने तो अभी आपको कहा है कि नगर परिषद, अभी इन्होंने कहा है कि पट्टी की ज़मीन हमारे पास है। अगर पट्टी की ज़मीन ये देने के लिए तैयार है तो देखिए जो है यहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। आप उनसे, आप जो है जयराम जी पट्टी की नहीं है, वो कमेटी की जगह है। कमेटी की जगह कहाँ पर है? कहाँ पर है ज़मीन बताइए? कहाँ है भाई? गौचारे की ज़मीन है। नहीं ऐसे नहीं, आप प्रॉपर नहीं प्रॉपर उसका खसरा खतौरी नंबर बताइए कि कौन सी जमीन है। कितनी जमीन आई है उसमें, पट्टियों की कितनी जमीन आई है, वहां में से लीजिए और बनाइए टेक्निकल कॉलेज के लिए। ठीक है। ये और कोई सवाल है जी? और सवाल कीजिएगा, है ना, भाषण नहीं। देखो, तुम सफाई की कह रहे ना हो, कॉलोनी में जाके देखो गंदगी और नाली उबट के जा रही है। कमेटी खूब क्या में दे तो भैया या किया सुधार ले, इतनी गंदगी, होटल की नाई गंदगी और कहूँ पाई ना हमें। ठीक,
ठीक है। सफाई नहीं, बिल्कुल हाँ कर्मचारी नहीं है यहाँ। अच्छा। भाई साहब बदू मार रहे हैं नादिन में, जाके देखो। ठीक है, बैठिए, ये जवाब दे दीजिए सर। मैंने रंजन साहब आपको अभी बताया था कि सफाई का टेंडर लग गया, आज के जो ना उसके साथ नेगोशिएशन हो रही है और अगले 10 दिन के अंदर अंदर सब मोहल्लों के अंदर जितने भी हमारे वार्ड है सब में सफाई जो ना प्रॉपर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा तो मकसद ये था कि आपसे बातचीत की जाए, और मैं जैसा इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि लोकतंत्र में सिर्फ वोट देना वोटर का काम नहीं, 5 साल तक हिसाब किताब लेते रहना भी ज़रूरी है। तो चलते चलते सिर्फ ये बता दीजिए कि सुना है मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा चल रही है, वही वाला जो पहला सवाल कर रहा था, जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, अंदर दिल है ना घंटी बजने लगती है, तो लगेगा कुछ मतलब इतने बड़े तोपची को हराया है आपने। ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, मेरी तो जो सरदारी यहाँ बैठी है, गांव के सब सरदार बैठे हैं, होडल विधानसभा की सब सरदारी बैठी हैं, माताएं बहनें युवा साथी मेरे पिता समान सभी बुजुर्ग बैठे, इन्होंने मेरे को विधायक बनाया है। पार्टी ने टिकट दिया, चौधरी किशन पाल गुर्जर जी, नायब सिंह सैनी जी ने टिकट दे दिया, इन लोगों के आशीर्वाद से विधायक बना। और विधायक बनने के अलावा जो ये मुझे कहते रहते हैं, मैं तो जो ये समस्या मुझे बताते रहते हैं उसको मैं मुख्यमंत्री के सामने एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते पहुंचाता रहता हूं, और वहां से इनकी समस्याओं को दूर कराने का जितना मेरे से हो रहा है मैं करता हूं, और ये जितना मुझे बताते जाएंगे मैं उनके सामने रखूंगा। आखिरी सवाल, 1 साल से अधिक का वक्त हो गया, 3.25 साल का वक्त रह गया दोबारा इस टेन्योर का, आपके मन में कई सारे मुद्दे होंगे, मसले होंगे, आप 4 या 5 काम ऐसा बता दीजिए जो इन आने वाले 4 वर्षों में या अगले चुनाव के पहले आप ये कह सकें कि ये मैंने कहा था, ये करवा दिया। देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पिछले 1 साल में मेरे विधानसभा में, पूरे हरियाणा के विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा काम लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विधानसभा में कराए। लगभग 1 साल में 800-900 करोड़ रुपए के काम जो है ना मेरे विधानसभा में चल रहे हैं, और 100 करोड़ों की सड़कें मेरे यहाँ बन रही हैं, जमुना का पुल का काम भी हो जाएगा, अपना जो है ना बस अड्डा मेरा हसनपुर का बन गया, तहसील मेरी बन गई, रेस्ट हाउस बन गई, सामने रेस्ट हाउस बन गई, कॉलेज का जो है ना बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, अपना क्या कहते हैं हॉस्पिटल की बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत काम जो है ना, और सबसे बड़ा काम जो है ना, मेरे जो बड़े बड़े गांव हैं, जो हमारी बहन बेटियों की शादी के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था, बड़े बड़े गांव में 3-3 करोड़ रुपए की लागत से मैं कम्युनिटी सेंटर बनवा रहा हूं, तो वो बहुत बड़े काम है। और सबसे बड़े काम, हर गांव में जो है आप देखेंगे कि मैंने हर गांवों में जिम लगवाए हैं बच्चों के जो है ना खेलने के लिए, उनके स्वास्थ्य को सुंदर रखने के लिए, माताओं बहनों के स्वास्थ्य के लिए हर गांव में जिम लगवाने का काम कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत से काम हैं। और देखिए हमारे यहाँ अभी जो है ना गढ़ी बेड़ा, और देखिए हमारी जो 6 पट्टियाँ हैं, ये जब बरसात का पानी आता है तो वो वहाँ पर जो है ना सेजा जिसको बोलते हैं, सेजा ऊपर आ गया है, उसके लिए अलग से जो है ना मैंने लाइन की प्रपोजल भिजवा के उस पानी में से उस पानी को वहाँ से निकाल के उजीना डैम में डालने का हम काम कर रहे हैं। वो बहुत ऐसे काम हैं, जैसे ये सब जो है ना काम जो है ना आने वाले 1-1.5 साल में मैं इनको कंप्लीट कर दूंगा। और देखिए मुझे लेकिन आप इतनी बात करते हैं, अभी जो यहाँ लोग हैं, देखिए एक और है जो सवाल करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है ना, नालियाँ, ये बुनियादी आवश्यकताएं हैं। कोई आदमी होडल का नहीं है जो ये कह रहा है कि हमारे होडल में लाल किला और कुतुब मीनार बनवा दो। आम आदमी की ज़रूरतें बहुत छोटी छोटी होती हैं, उसको सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सफाई चाहिए, अस्पताल चाहिए, वो बुनियादी आवश्यकता। एक आखिरी सवाल आपका ले रहे हैं, उसके बाद मेरा एक सवाल ये है जी, यहाँ होडल में सब डिपो था, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बस थी, आज दैनिक यात्री इतना परेशान है, ये कब बहाल होगा? 2003 में ये सस्पेंड हुआ था। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पूरे इलाके की सरदारी है और हमारे विधायक जी हैं, मेरी सलाह भी है और मांग भी है। आज जिस प्रांगण में दादी सती मैया के में हम यहाँ पर उपस्थित हैं, इसका जब सौंदर्यकरण हुआ था तो वो श्रेय हमारे पूर्व विधायक श्री राम रतन जी को जाता था। राम रतन जी से हमें
आश्वासक थे। जब जगदीश नायर और माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जी ने जो यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार किया था, उस समय हमने हमारे पंखिया परिवार की जो दादी सती मैया है, जिसका नाम चलता है, इसका इतिहास अगर पढ़ा जाए, सवाल छोटा, हाँ जी, तो मेरी मांग है दादी सती मैया को जो ये मठ है जी, इसको ऊपर उठाया जाए, इसमें कई बार दीमक निकलती हैं। ठीक है सर, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी जो पंखिया जी ने एक डिमांड की बात की, ये तो डिमांड ही हो गई ना एक किस्म से। तो अभी इससे पहले सती सरोवर के जीर्णोद्धार की डिमांड की बात थी, तो जब मेरे पिताजी चुनाव भी हार गए थे, तो आप देख रहेंगे तो ये उन्हीं की देन है, उन्हीं के समय में ये सब चीज़ बना। और जैसे ही मैं यहाँ आया, तो अभी थोड़ा सा आप इधर ही जाएंगे तो जब यहाँ के लोग जो ना, हमारी माताएं बहनें जो यहाँ पूजा करने के लिए आती थी, यहाँ एक मंदिर था, उन्होंने मेरे को बोला था कि विधायक जी, ये ठाकुर जी के ऊपर से इसमें पानी आता है और इसको आप ज़रा बनवा दीजिए। 50 लाख रुपए की लागत से जस्ट आप 2 कदम पीछे ही जाएंगे तो आपको इतना बड़ा हॉल यहाँ पर बना हुआ दिखेगा, जो बन रहा है, जिसका लेंटर ढलाई हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसमें ठाकुर जी बैठेंगे। पंखिया जी ने एक अभी बात कही है कि सती सरोवर में एक जो ना अपना हमारा पुराना जो प्राचीन जो ना वो है गुम्बद है, कि इसका जीर्णोद्धार भी करवा दीजिए। इससे पहले मुझे नहीं कहा था, इन्होंने मुझसे पहले जो विधायक रहे उनको कहा होगा, मुझे नहीं कहा था, मुझे पहली बार आज मेरे को आज ही बताया इन्होंने। तो निकट समय में जैसे ही पैसा आएगा इसको भी करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, बहुत आखिरी सवाल सर, समय कम है अब जी। मतलब मेरा विधायक जी से एक वो सवाल है कि गांव भेंडोली में महाविद्यालय का काम क्यों शुरू नहीं हो रहा है? देखो जी, हमारा मित्रौल गांव में हर जगह पुलन के ढोरे उतार हैं दोनों साइड पे। हमने कई बार डिमांड कर लिया, हमारे पुल के ढोरे उतार दियो जा जी, जो कि स्कूल के ढोरे ट्रैफिक उतरे है और बच्चे इनको फुल खतरा है। अभी सुनो, विधायक जी ने हमारी यू कहन है, होडल के जितने भी किसान है सब गरियाम पर हैं, हजारों एकड़ जमीन फिलहाल गरीब पर, ये पूछ लियो उन्होंने। ठीक है, चलिए जवाब। तक भी मुआवजे को एक पैसा ना मिलो। अच्छा, मुआवजे को एक पैसा ना मिलो और जमीन हजारों एकड़ गरीब पर, ये कई सौ एकड़ जमीन है। ये तो गंभीर मसला है। ठीक है, बैठ जाइए, जवाब दे दीजिए। पहले इनका ही जवाब दीजिए, कह रहे हैं मुआवजा नहीं मिला। जो जिसके लिए लाल जी कह रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो 6 पट्टी है घड़ी और सौंद मिला के सब जो जहाँ पर पानी सेम का पानी भरा है उसकी प्रपोजल बनवा दिए। नेक्स्ट टाइम में जो है ना वहाँ पानी रहेगा ही नहीं, वो सब निकल जाएगा। और मुआवजे की जहाँ तक है वो पोर्टल पे सब लोड करा दिया, अभी सबके खाते में जो है ना वो सब मुआवजे का पैसा आ जाएगा सरकार की तरफ से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।